नमस्कार मित्रों, अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा कारक प्रकरण लगातार चल रहा है। इससे पहले की जो वीडियो हमने अपलोड की है उनको आप जरूर देखें, क्योंकि सारी क्लास आप देखोगे तभी आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर प्रत्येक जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको बहुत ही आसान तरीका से सरल करके उसको हम समझाते हैं। उसमें से यदि कोई भी प्रश्न बनता है, देखो प्रश्न की प्रकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। मैं आपको जैसे ये पूरा करवा दूंगा, उसके बाद में आपके पुराने पेपरों में किस तरह के प्रश्न आए हैं मैं वो सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और उन सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति और कारक कौन सा होगा बताइए? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ण कारक यानी कर्ण कारक, और विभक्ति की बात करें तो तृतीया विभक्ति, यानी कि कर्ण कारक में बच्चों कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। इसी को हम सीखेंगे, इसके नियम सीखेंगे, इसके सूत्र कौन कौन से हैं वो सीखेंगे। इसमें हम आपको 4 सूत्र बताएंगे। ठीक है, उन 4 सूत्रों को आप यदि समझ जाते हैं तो हमारा कर्ण कारक पूरा हो जाएगा, तृतीया विभक्ति कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक डालेंगे तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति और कारक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कर्ण कारक। कर्ण कारक यानी तृतीया विभक्ति और कर्ण कारक। अब देखो यहां पर हम समझेंगे भाई जो तृतीया विभक्ति है उसका रूप हम कैसे बनाते हैं, तो अलग अलग है उसके नियम। हमने शब्द रूप आपको बता दिए हैं। शब्द रूपों में आपने ये सब सीख लिया होगा, कौन सी विभक्ति में क्या रूप बनता है, किस शब्द का क्या रूप बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्ण की। कर्ण क्या होता है? देखिए मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझा देता हूं कि कर्ण क्या है। बच्चों, कर्ण का मतलब साधन होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, साधन। देखिए कर्ण का मतलब होता है साधन, और साधन आप जानते ही हैं जिससे कोई काम किया जाए। ठीक है, जैसे ये पेन है, इस पेन से हम काम कर रहे हैं तो ये हमारा साधन बन गया। आप मान लो विद्यालय जा रहे हैं पैदल, तो पैर आपके साधन हो गए। इसके अलावा आप मान लो साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल आपके लिए साधन हो गया। आप मान लो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल साधन हो गया। आप बसयान से जा रहे हैं तो बसयान साधन हो गया। जिससे कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या है? साधन है। तो साधन को ही हम कर्ण कहते हैं, कर्ण। और चिन्ह की बात करें, मान लो कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, यानी कर्ण से द्वारा ऐसा चिन्ह आएगा। जैसे हमने कहा कि राम कलम से पत्र लिखता है। अब यहां पर देखिए से आ रहा है, यानी कलम से मतलब कलम के द्वारा पत्र लिखता है। इसका मतलब बच्चों यहां पर जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में कलम क्या है? साधन है। तो उसी को हम कर्ण कहेंगे। और जो भी कर्ण होगा उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे बच्चों? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। ठीक है ना। तो एक सामान्य सी जानकारी आप यहां पर समझ चुके होंगे। अब इसका हम सूत्र समझते हैं, पहला सूत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सूत्र मैं बता रहा हूं। सबसे पहले सूत्र में हम ये जानेंगे कि भाई कर्ण होता क्या है, कर्ण क्या होता है। ठीक है, ये हमें पता चलना चाहिए, सूत्र के हिसाब से समझिए। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे नंबर 1 सूत्र, लिखें साधक तमम कर्णम। लिखेंगे साधक तमम कर्णम। देखो बच्चों ये हमारा पहला सूत्र रहेगा। सूत्र है साधक तमम कर्णम। मतलब क्या हुआ इसका सुनिए। साधक तम जो है वो हमारा कर्ण है, जो साधक तम होगा वो कर्ण कहलाएगा। मतलब साधकतम का मतलब क्या हुआ, सुन लो। इसका आपको मतलब समझना है कि किसी भी क्रिया की सिद्धि में, किसी भी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक हो उसी को हम कर्ण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक होगा। जैसे मान लो हमने अभी अभी बताया कि राम कलम से पत्र लिखता है। यहां पर लिखने की जो क्रिया है उस लिखने की क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक कौन है? कलम है। कलम, कलम के बिना तो लिखना संभव नहीं है, यानी लिखने की क्रिया बिना कलम के पूरी नहीं हो सकती। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो सहायक है उसी को कर्ण कहते हैं।
यही इस सूत्र में समझाया जा रहा है। इसी बात को आप लिख लीजिए बच्चों। तो यहां पर अर्थ के रूप में लिख लेंगे आप। लिखिए सभी, लिखें क्रिया की सिद्धि में, लिखें सभी, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक, अत्यंत सहायक का मतलब जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति संभव नहीं है, उसको कहेंगे अत्यंत सहायक। अत्यंत सहायक या प्रकृष्ट उपकारक, उपकारक कारक की करण संज्ञा होती है। देखो हमने लिखा है कि क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक हो या प्रकृष्ट उपकारक हो, उस कारक की करण संज्ञा होती है। तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि जैसे कोई भी क्रिया है, ठीक है, कोई भी क्रिया हो सकती है, उस क्रिया में आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा जो सहायक है या प्रकृष्ट उपकारक कौन है, उसी को हम करण कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं बस यान से बाजार जाता हूं। अब बच्चों मैं बाजार जाता हूं मतलब जाने की क्रिया में कर रहा हूं, बाजार जाने की जो मैं क्रिया कर रहा हूं, उस क्रिया में अत्यंत सहायक कौन है? अत्यंत सहायक का मतलब जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति संभव नहीं है। तो अत्यंत सहायक इस वाक्य में क्या है? बस यान। तो बस यान यहां हमारा करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? करण। मान लो किसी ने कहा कि मैं रेल यान से जयपुर जाता हूं, तो रेल यान यहां पर क्या हो जाएगा? अत्यंत सहायक। तो रेल यान में हम लगाएंगे तृतीया, क्योंकि करण है ना, इसलिए ऐसे। तो अब हम क्या सीखे बच्चों? करण क्या है, यानी करण की पहचान हम सीख गए। अब जो करण होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, इसके लिए अगला सूत्र हमें समझना है बच्चों। तो चलिए, इतना आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल है। ठीक है, अब देखो नंबर 2 सूत्र आप लिखेंगे। करण हम समझ चुके हैं, करण के बाद में जो हमारा करण होगा उसमें कौन सी विभक्ति हम लगाएं, इसके लिए सूत्र ध्यान रखना है। लिखो कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। सूत्र नोट करेंगे, कर्तृ कर्णयोस्, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। यह हमारा सूत्र है बच्चों, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। देखो एक तो कर्तृ नाम आ रहा है, एक कर्ण आ रहा है, तो यहां कह रहे हैं कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। मतलब यह हुआ बच्चों कि एक तो कर्ता और एक कर्ण, इन दोनों में तृतीया विभक्ति होती है। बात को समझे कि नहीं? यानी कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहां पर कर्ता कौन सा होगा ये आपको समझना है, तो आप इसका अर्थ लिख सकते हैं बच्चों। लिखें सभी, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता एवं कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। अब देखो यहां तक आप समझ गए कि जो हमारा कर्ण होगा उस कर्ण में तृतीया विभक्ति हम करते हैं, और कौन से सूत्र से करते हैं बच्चों? तो यहां पर लिखा हुआ है कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, मतलब अनुक्त कर्ता एवं कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहां पर तृतीया विभक्ति के लिए 2 बातें आपको समझनी है। एक तो कर्ता, लेकिन कर्ता कौन सा होगा बच्चों? कर्ता होगा अनुक्त कर्ता। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अनुक्त कर्ता जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां मिलेगा बच्चों? कर्मवाच्य में। तो आप यहां इस बात को लिख सकते हैं, अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता आपको मिलेगा कर्मवाच्य के अंदर। एक तो अनुक्त कर्ता और दूसरा कर्ण, इन दोनों में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। हमने आपसे कहा कि जब अनुक्त कर्ता होता है तो उसमें तृतीया लगाते हैं। ठीक है, जब अनुक्त कर्ता होता है तो उस वाक्य के अंदर हमारा जो कर्म होता है वो उक्त हो जाता है, फिर हमारी क्रिया कर्म के हिसाब से चलती है। ये हम आपको बता चुके हैं कर्मवाच्य के अंदर। ठीक है,
कर्तृवाच्य में जो हमारा कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है, उस कर्ता के हिसाब से ही हमारी क्रिया चलती है बच्चों, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हमारा कर्ता तृतीया में चला जाता है, ठीक है, और कर्मवाच्य हमारा प्रथमा में आ जाता है, फिर कर्मवाच्य के हिसाब से हमारी क्रिया आती है। इसीलिए यहां पर समझ लेना है कि जो कर्ता हमारा है वो अनुक्त कर्ता है यहां पर, तो अनुक्त कर्ता एवं करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब मैं इसका उदाहरण देके आपको समझाता हूं, इतना आप नोट करिए, इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, मैं इसमें उदाहरण से समझाता हूं आपको, ठीक है। इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण से एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, हम इसमें कुछ उदाहरण देते हैं, उदाहरण से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। देखिए, पहले तो मैं एक उदाहरण कर्ण वाला देता हूं, ठीक है, कर्ण, उसके बाद में मैं अनुक्त कर्ता वाला भी बता दूंगा आपको। तो लिखेंगे आप, देखो उदाहरण, राम है कलमेन पत्रम लिखति। अब देखो यहां पर हमारा वाक्य है बच्चों, राम है कलमेन पत्रम लिखति, ठीक है। अब यहां देखो, एक तो है आपका लिखति और एक है आपका राम है, एक है आपका कलम और एक है पत्र। आप पत्र को हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। पत्र को हटाने से क्या है, वाक्य हमारा एकदम सादा सिंपल हो जाएगा। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, राम है कलमेन लिखति। इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। पत्र जो है वो हमारा कर्म है, तो कर्म को अभी फिलहाल में हम हटा देते हैं, केवल कर्ण के साथ में ही आपको समझा देते हैं। देखो, अब वाक्य है, राम है कलमेन लिखति। हमने आपसे कहा कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा उसे हम कर्ण कहेंगे, और कर्ण में तृतीया होती है, ये हमने सूत्र बता दिया, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों आप देखें, जो राम कर्ता यानी कि राम जो है कर्ता, ये अपने लिखने की जो क्रिया कर रहा है, इस लिखने की क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक कौन है, कलम है। कौन है, कलम। इस कलम को हम क्या कहेंगे बच्चों, कर्ण कहेंगे, और कर्ण में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए हमने कलम में तृतीया लगाई है यहां पर। और कलम का रूप राम की तरह आप चला सकते हैं क्या, बताइए, बोलो। कलम हमारा नपुंसक लिंग के अंदर है तो फल की तरह चला सकते हैं, पत्र की तरह चला सकते हैं। तृतीया में तो आपका सेम पुल्लिंग वाला ही रूप बनता है, केवल प्रथमा और द्वितीया में अलग होता है, बाकी तो सेम आपका जैसे पुल्लिंग में होता है वही रूप होता है। तो यहां तृतीया में बन जाएगा कलमेन। क्या बन गया, कलमेन। इस तरह से ये बन जाता है। तो यहां आप समझ गए होंगे कि राम जो है कलम से लिखता है, तो यहां पर जो कलम है वो क्या है, हमारा कर्ण है, इसलिए तृतीया लगी है इसमें। अब यहां पर मान लो पत्र और लिखेंगे हम, तो यहां उसको कर्म बनाएंगे और पत्रम लिख देंगे, ठीक है। तब वाक्य हो जाएगा, राम कलम से पत्र लिखता है। तो पत्र हमारा कर्म है और कर्म में हमेशा द्वितीया लगती है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे और भी वाक्य आप देखिए, जैसे नंबर 2 वाक्य देखें आप, इसमें है मोहन, मोहन है रेल यानेन गच्छति। देखो बच्चों, अब इसमें जो मोहन है वो जाने की जो क्रिया कर रहा है, इस क्रिया में जो अत्यंत सहायक है वो क्या है, रेलयान, क्योंकि रेलयान से जा रहा है ना वो, इसलिए ये रेलयान जो है ये क्या है, कर्ण है, और कर्ण में तृतीया लगती है, इसलिए रेलयान में यहां पर तृतीया लगा दी। जैसे कलमेन में बनाया सेम वैसे रेलयानेन बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसके अलावा और भी आप देख लीजिए, एक वाक्य और लिखता हूं, बालक है कंदुकेन क्रीडति। अब देखो, बालक गेंद से खेलता है, कंदुक यानी गेंद होता है बच्चों, तो बालक किससे खेल रहा है, गेंद से। तो यहां पर जो खेलने की क्रिया है उसमें सबसे ज्यादा सहायक गेंद है, गेंद, ठीक है। तो यहां पर गेंद हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और कर्ण होने के कारण इसमें हम लगा देंगे तृतीया विभक्ति। इस तरह से आप यहां समझ गए होंगे कि कर्ण क्या होता है, कर्ण में तृतीया विभक्ति कैसे लगाते हैं, कैसे इसमें वाक्य बनते हैं। यदि ये आप सारी चीज समझ जाते हैं तो प्रश्न आपका किसी भी तरह से आए आपका गलत नहीं होगा, चाहे कैसे भी प्रश्न पूछे। देखो, पेपर की जो प्रकृति है वो हमेशा बदलती रहती है, एक जैसा पेपर हमेशा कभी नहीं आता है, किसी भी तरह का सवाल आपका बन सकता है। फिर भी जैसे ही हमारा ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना, तो मैं जो पुराने पेपर हैं उन पुराने पेपरों में जितने भी प्रश्न आपके आए हैं संस्कृत के अंदर उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक उदाहरण मैं देता हूं इसमें कर्मवाच्य वाला, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो कर्ता है वो अनुक्त होता है। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, सबसे पहले तो यहां पर एक वाक्य लिखता हूं, सिंपल वाक्य, जैसे राम है ग्रंथम लिखति।
राम है ग्रंथम लिखति। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये हमारा कर्तृवाच्य का एक सिंपल वाक्य है। यहां पर जो हमारा कर्ता है ये, ठीक है, ये हमारा कर्ता उक्त करता है, उक्त, क्योंकि इसके हिसाब से क्रिया चल रही है, ठीक है ना। और ये बीच में जो ग्रंथ देख रहे हैं, ये ग्रंथ हमारा क्या है, कर्म है बच्चों, क्या है, कर्म। और कर्म में हमेशा द्वितीया लगती है, इसलिए हमने यहां द्वितीय विभक्ति लगा रखी है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा कर्ता है वो किस तरह से अनुक्त बनता है। तो हमने कहा कि जब हमारा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदल जाता है तो हमारा कर्ता बदल जाता है तृतीया में। यानी कि अभी फिलहाल में इसको हम कहेंगे 1 2 1, यानी 121 का नियम रहता है हमारा कर्तृवाच्य के अंदर, और कर्मवाच्य का नियम रहता है 311। आप इसी बात को समझ लो, 311 का जो नियम रहता है बच्चों वो हमारा कर्मवाच्य का रहता है। अब यहां 3 जो है ये है कर्ता, यानी कि कर्ता तृतीया में बैठा मिलेगा। और फिर जो 1 1 है, ये 1 हमारा पहला 1 जो है ये बीच में लिख रहा है ना, ये है आपका कर्म, और फिर बाद में जो है वो क्रिया है, मतलब कर्म और क्रिया दोनों एक जैसी रहेंगी, तो समझ लेना वो कर्मवाच्य है। यहां पर देख रहे हैं आप 121 में बीच में 2 है, यानी कि कर्म है, द्वितीया में रहेगा, और यहां पर 1 कर्ता फिर क्रिया 1, दोनों समान है, मतलब कर्ता और क्रिया दोनों सेम रहेंगे। अब यहां पर जैसे ही आप कर्मवाच्य बनाओगे तो राम जो कर्ता है ये अनुक्त कर्ता हो जाएगा फिर कर्मवाच्य के अंदर, और अनुक्त कर्ता में हमेशा तृतीया लगती है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे रामेण, रामेण। अब जो ग्रंथ है हमारा ये प्रथमा में चला जाता है बच्चों, तो यहां लिख देंगे ग्रंथ, और यहां पर हमारा रूप आत्मनेपद में चलता है लिख्यते। इस तरह से हमारा ये वाक्य बनता है कर्मवाच्य वाला। अब यहां इस वाक्य के अंदर बच्चों जो हमारा कर्ता है वो अनुक्त हो चुका है। अनुक्त होने का यही मतलब है कि भाई अब कर्ता के हिसाब से क्रिया काम नहीं कर रही है, अब जो हमारी क्रिया है वो कर्म के हिसाब से चल रही है, कर्म, इसलिए यहां पर कर्म उक्त हो गया, क्रिया जिसके हिसाब से चलती है वो उक्त हो जाता है। ऐसा आप यहां मोटा मोटा समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है सबके। तो यहां पर जो हमारा कर्ता है वो कैसा हो गया, उक्त, अनुक्त हो गया। तो आप अनुक्त कर्ता समझ गए होंगे, अनुक्त कर्ता आपको कर्मवाच्य में मिलेगा। तो 2 बात हमने सिखाई थी अभी, एक तो कर्ता यानी कि अनुक्त कर्ता, इसके अलावा कर्ण, इन दोनों के अंदर तृतीया विभक्ति होती है। तो मैंने आपको उदाहरण समझा दिए कैसे तृतीया विभक्ति होती है और किस तरह का इसमें आपका वाक्य बनता है। अब इतना नोट करिए, उसके बाद में हमारे 2 सूत्र और हैं, उनको और समझेंगे, उसके बाद हमारी ये विभक्ति कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे देखो, अगला सूत्र लिखें आप। 2 सूत्र हमारे हो चुके हैं, 3 नंबर सूत्र लिखेंगे। बहुत ही अच्छा सूत्र है, सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते, सहयुक्त प्रधाने। देखो, सहयुक्ते और अप्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने। अब इसका क्या मतलब है वो समझें आप। ये सूत्र आप भले ही मान लो नहीं याद कर पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सूत्र का मतलब क्या है वो आप याद कर लें, उसी से हमारा कार्य चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। अर्थ समझ में आना चाहिए, सूत्र क्या कहता है वो समझ में आना चाहिए, सूत्र का काम क्या है वो समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के हम अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब देखो इसमें आ रहा है एक तो सह, सह यानी क्या होता है बच्चों, सह यानी साथ, सह, सहयुक्त होने पर अप्रधान जो होगा हमारा, सहयुक्त होने पर जो हमारा अप्रधान होगा उसमें तृतीया लगा देंगे। अप्रधान मतलब कारक, अप्रधान कारक की बात है, ठीक है। सह का मतलब साथ अर्थ जिनका रहेगा, ऐसे शब्दों का यदि योग है किसी वाक्य के अंदर तो उस वाक्य में जो अप्रधान कारक होगा उस अप्रधान कारक के अंदर हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, ये इसका मतलब है। इसको आप लिख लीजिए, अर्थ को लिखो, अर्थ लिखेंगे इसका, लिखो। सह, सह का मतलब साथ, ठीक है, साथ या साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, सह अर्थ वाले, सह अर्थ वाले शब्दों, अब इसमें जो मेन शब्द आपके आएंगे वो कौन कौन से हैं, देखो, सह, साकम, समम, सार्धम, ठीक है। ये आपके साथ अर्थ वाले शब्द हैं, मतलब इनका सबका अर्थ साथ में है। जैसे बालक पिता के साथ में जाता है, राम मोहन के साथ में जाता है, मैं पिता के साथ में जाता हूं, ऐसे तो साथ में अर्थ निकलेगा सबका। इसका अर्थ भी सेम है, इनका मतलब सबका अर्थ एक ही है, साथ में, ठीक है। तो सह अर्थ वाले शब्दों, अब ये शब्द हो गए,
शब्दों के योग में, सह अर्थ वाले शब्दों के योग में, ठीक है, अप्रधान कारक में, अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। सीधा ये समझ लो आप। देखो, सह अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान जो कारक होगा, उस अप्रधान कारक में बच्चों तृतीया विभक्ति होती है। ये आपको समझ लेना है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। देखो, इनमें से किसी भी यदि पद का प्रयोग हो किसी भी वाक्य के अंदर, जैसे मान लो हम ऐसा कोई वाक्य बना रहे हैं जिसमें साथ में अर्थ आ रहा है, साथ में, जैसे हमने कहा कि बालक पिता के साथ विद्यालय जाता है। अब इस वाक्य के अंदर साथ में आ रहा है, साथ में, तो आप समझ जाना कि इसमें इनमें से किसी भी एक पद का आपको प्रयोग करना है। से, साकम, समम, सार्धम में से कोई भी एक पद आ सकता है, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि इनमें से किसी भी एक पद का योग है तो उसमें जो हमारा अप्रधान कारक होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। इसको और समझो सरल तरीका से। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जैसे बालक पिता के साथ जाता है, सिंपल लिख लो। देखो, ये हमारा एक वाक्य है। अब यहां पर देखो के साथ, यहां पर आ रहा है के साथ। अब यहां पर देखो बालक पिता के साथ जाता है, तो साथ अर्थ आ रहा है, तो हमने कहा कि इनका अर्थ क्या रहेगा, साथ में। सह का अर्थ साथ में रहेगा, और सह अर्थ वाले हमारे ये शब्द हैं जो ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। सह, साकम है, समम है, सार्धम है, इनमें आपको कोई भी शब्द प्रयोग में आ सकता है। अब आप मोटा मोटा क्या समझें, इसमें हमने कहा है कि भाई अप्रधान कारक में तृतीया लगाएंगे। आप किस में लगाएंगे, अप्रधान कारक में। अब अप्रधान कारक कौन सा होगा, इसकी पहचान बता रहा हूं मैं। अप्रधान कारक कौन सा होगा, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो हमारा हिंदी का वाक्य है, उस हिंदी के वाक्य में ये देखिए कि के साथ किस में जुड़ रहा है। के साथ, बताओ, बालक पिता के साथ, तो यहां पर पिता से जुड़ रहा है। के साथ किससे जुड़ रहा है, पिता से, ठीक है। तो पिता से जुड़ रहा है ना, तो यहां पर यह समझ लो कि जो पिता है वो ही अप्रधान कारक है। कौन है, अप्रधान कारक। बात को समझना, यहां पर अप्रधान कारक ढूंढना है, और ढूंढने का तरीका मैंने बता दिया है कि के साथ जिसके साथ में जुड़ रहा है, तो पिता के साथ, तो किसके साथ जाता है, पिता के। तो यहां पर पिता अप्रधान कारक है, और अप्रधान कारक में तृतीया होती है, यही तो हम बता रहे हैं आपको। इसलिए यहां पर बच्चों पिता में तृतीया होगी। किसमें होगी, पिता में। अब इस वाक्य को उल्टा कर दिया जाए। उल्टा मतलब समझ गए, ऐसे नहीं कि पैर ऊपर करके नीचे सिर कर लो, वो उल्टा मामला नहीं है। अब यहां पर उल्टा कैसे करेंगे, यानी पिता को हम पहले बना दें। जैसे हम लिख दें पिता बालक के साथ जाता है, अब मामला चेंज हो गया। पिता बालक के साथ, अब के साथ किस में जुड़ गया, बालक में, तो बालक अप्रधान हो गया। अब बालक में तृतीया लगेगी बच्चों, मामला चेंज हो गया। यहां तो बालक पिता के साथ जा रहा है। बालक ने कहा कि स्कूल में बुलाया है, तो पिताजी जा रहे हैं, बालक जा रहा है और बालक के साथ पिताजी जा रहे हैं। बालक ऐसे पकड़ के जा रहे हैं पिताजी को और लेके जा रहे हैं घर पे, ठीक है, छोटा बच्चा है, यानी कि वहां ले जा रहे हैं स्कूल में घर से। अब मामला चेंज हो गया, अब वापस स्कूल से लौट के आए, बच्चा साथ में आ रहा है, तो हम कहेंगे पिता बालक के साथ, हमने बदल दिया थोड़ा सा, पिताजी हैं, पिताजी बालक के साथ जाता है, तो अब बालक के साथ जाता है, हमने मामला चेंज कर दिया। तो यहां पर बालक जो है अब हमारा क्या हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा, तो उसमें तृतीया लग जाएगी। अब इसको कैसे बनाएंगे वाक्य को, देखो बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, देखो सभी, बालक है। अब पिता को देखो, पिता पितृ शब्द भी होता है हमारा, और जनक यानी पिता भी होता है, दोनों में से किसी का भी रूप आप चला सकते हैं यहां पर। अब पितृ शब्द थोड़ा सा कठिन होता है, पिता, पितरो, पितरा, पितरम, पितरो, पितृ, पित्रा, पितृ का तो हमारा पित्रा बनता है, तृतीया विभक्ति में पित्रा। अब ये तो शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। बालक, बालक है, पित्रा, ठीक है। अब यहां पर सह, जितने भी हमारे सह अर्थ वाले हैं, इनमें से कोई एक पद का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पित्रा सह गच्छति, इस तरह से हमारा ये वाक्य हो गया एक। देखो, बालक है, पित्रा सह गच्छति, इसका अर्थ हो गया बालक पिता के साथ जाता है। ये हमारा वाक्य बन गया। यहां पर हमने पिता में तृतीया लगा दी। अब यहां पर जनक शब्द हम मान लो लेते हैं पिता का, तो जनकेन हो जाएगा। ये थोड़ा सरल है शब्द, इसलिए हमने इसको बताया है। तो आप जनक शब्द भी काम में ले सकते हैं। तो बालक है जनकेन से गच्छति। अब इसको उल्टा कर लेंगे तो हम लिख देंगे पिता
बालक के साथ जाते हैं तो यहां पर बालकेन हो जाएगा फिर। तो पिता बालकेन, से की जगह आप समम कर दो या साकम कर दो, साकम गच्छति। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाता है, पिता बालकेन साकम गच्छति, ऐसे हमारा वाक्य चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां आप समझ गए होंगे कि से अर्थ वाले जो शब्द हैं, जैसे कि से है, साकम है, समम है, सार्धम है, इनके योग में जो ए प्रधान होगा उसमें हम तृतीया लगाएंगे। ए प्रधान क्या होता है मैंने मोटा तरीका समझा दिया है आपको कि के साथ जिसमें जुड़ रहा है वही ए प्रधान है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक आध उदाहरण और समझाता हूं, देखिए उदाहरण से और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यही देख लो, मैं इसके उदाहरण और बता देता हूं क्योंकि उदाहरण ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अब किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। देखो मैं उदाहरण लिखवा रहा हूं, आप नोट करें। एक तो ये हमने लिखवाई दिया है, अब अगला उदाहरण लिखें आप, जैसे कि शिक्षक है, शिक्षक, शिक्षक है, छात्र ही, अब से साकम समम ले लेते हैं, समम, शिक्षक है, छात्र ही, समम भ्रमति। देखो एक वाक्य बनाया हमने, शिक्षक छात्र ही, यहां विसर्ग आएगा, छात्र ही समम भ्रमति, मतलब शिक्षक जो है वो छात्रों के साथ में घूमते हैं, शिक्षक छात्रों के साथ में भ्रमण करता है। ठीक है, कहीं घूमने गए तो शिक्षक छात्रों के साथ में घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, छात्र हमने जो लिखा है यहां पर तृतीया नहीं लिखी है, मतलब तृतीया ही है लेकिन तृतीया का एक वचन नहीं है, एक वचन तो छात्रेण होता है ऐसे, लेकिन यहां पर बहुत सारे छात्रों की बात चल रही है इसलिए हमने बहुवचन इसमें लगाया है। तो राम का बहुवचन आप बोल सकते हैं तृतीया के अंदर, रामेण रामाभ्याम राम ही, ऐसे ही छात्रेण छात्राभ्याम छात्र ही, तो यहां छात्र ही और समम का हमने प्रयोग किया है। हमने कहा कि से, साकम, समम, सार्धम, इनमें से कोई भी प्रयोग हो सकता है। अब देखो छात्रों के साथ, तो छात्रों के साथ जुड़ रहा है छात्रों से, तो यहां तृतीया लगा दी हमने, तृतीया लग गई, उसके बाद में सिंपल वाक्य बन गया। ऐसे हम वाक्य इसमें बनाते हैं। और लिख लीजिए आप, जैसे बालक है, बालक है, जैसे हम पिता लिखें या जनक लिख लेते हैं, जनकेन सार्धम क्रीडति, ऐसे करता हूं। देखो बालक है, जनकेन सार्धम क्रीडति, यानी जो बालक है वो पिता के साथ में खेलता है। अब यहां पर सार्धम है, समम है, इनके कारण ही तृतीया हो रही है बच्चों, ये आप समझ लो, इनके कारण हो रही है क्योंकि यहां पर ये हम प्रयोग कर रहे हैं साथ वाला, यानी सह अर्थ वाले जो हमारे शब्द हैं इनका प्रयोग इसमें हो रहा है, इनका योग हो रहा है, इसलिए यहां पर अप्रधान जो कारक है उसमें तृतीया हम कर रहे हैं। ये आपको समझना है यहां पर। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, आप हिंदी में कितने भी उदाहरण सोचिए वो बनेंगे इसी तरीका से। एक यदि उदाहरण आप बनाना सीख जाते हैं तो आप कितने भी उदाहरण आराम से बना सकोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बच्चों। तो ये सूत्र आप समझ गए होंगे, सहयुक्त प्रधाने, यानी स अर्थ वाले शब्दों के योग में जो अप्रधान कारक होगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अब बच्चों हमारा एक सूत्र और है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, चलिए उसको भी समझते हैं। चलो देखिए बच्चों, अगला हमारा सूत्र है, लास्ट सूत्र रहेगा 4 नंबर सूत्र, और बहुत ही मोस्ट है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको कहेंगे। लिखें, ये नांग विकार है, एकदम छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत ही कमाल का सूत्र है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ये नांग विकार है। ठीक है, आप बीएसटीसी के बाद में जब कोई भी तैयारी आप करोगे टीचर इत्यादि की, तो सब जगह ये सारी चीजें काम आएंगी आपके। ठीक है ना बच्चों, ये तो ये नांग विकार है हमारा जो सूत्र है, इसका क्या मतलब है? देखो येन अंग विकार है, इसका मतलब क्या है? यानी सीधा सीधा मैं बताता हूं, जैसे मान लो आपका शरीर है, इस शरीर में किसी अंग में विकार हो गया। ठीक है, अब आप उस विकृत वाले अंग से ग्रसित हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आंख से काणा है, आंख में प्रॉब्लम हो गई, एक आंख से दिखता नहीं है तो उसको हम कहेंगे आंख से काणा। ठीक है ना, पैर में प्रॉब्लम हो गई तो पैर से लंगड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे बाल, सिर में एक भी बाल नहीं है, एक भी बाल नहीं है, पूरा का पूरा मैदान एकदम सपासट, एकदम बिल्कुल क्लीन है, उसको हम कहेंगे गंजा है। तो ये भी तो एक विकार है। तो हमारे शरीर में जिस भी हिस्से के अंदर वो विकार दिखाई दे रहा है तो उसमें हम तृतीया लगाएंगे, बस यही इस सूत्र का मतलब है। जैसे आंख में है तो आंख में तृतीया लगाएंगे, जैसे नेत्रेण काणे है, पैर से लंगड़ा है तो पादेन खंज है। मान लो सिर में एक भी बाल नहीं है, अब सिर में विकार है तो शीर्षा खलवाट है, बिल्कुल साफ है तो शीर्षा खलवाट है। ठीक है ना, तृतीया लग जाएगी सिर में। ऐसे ही आप कोई भी वाक्य बना सकते हो बच्चों, किसी भी तरह का, यही इसका अर्थ है। समझ गए होंगे अब तो। ठीक है, इसका अर्थ लिखवाता हूं मैं, लिखो।
अर्थ नोट करें, अर्थ लिखें इसका, जिस विकृत अंग में, जिस विकृत अंग में, जिस विकृत अंग, मैंने अंग से लिखो आप, जिस विकृत अंग से अंगिका, अंगिका विकार, अंगिका विकार लक्षित या दिखाया जाता है, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। एकदम सिंपल है। देखो बच्चों, जिस विकृत अंग से, ठीक है, अंगी का विकार लक्षित होता हो या दिखाया जाता है, ठीक है, उस विकृत अंग में, ध्यान रखना, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। अभी अभी हमने बताया था ना आपको, जैसे उदाहरण समझो आप, उदाहरण से सारा क्लियर हो जाएगा फटाफट। जैसे हमने कहा नेत्रेण काण है, नेत्रेण काण है, आगे लिखेंगे आप सिरसा खलवाट है, इसके बाद में लिखेंगे पादेन खंज है, और एक और लिख लेंगे कर्णाभ्याम बधिर है। देखो बच्चों, यहां पर मैंने 4 उदाहरण आपके सामने रखे हैं, ये चारों बहुत ही फेमस उदाहरण हैं। मान लो सीधा कोई भी आ गया कि नेत्रेण काणे में कौन सी विभक्ति है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई तृतीय विभक्ति का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, या फिर पूछ लिया जाए कि इसमें किस सूत्र के माध्यम से इसमें तृतीय विभक्ति होती है, या इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कर्ण कौन है, ठीक है, या इसमें विकृत अंग कौन सा है, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी सवाल आए, मैं आपको सवाल बताऊंगा पुराने पेपरों के हिसाब से कि किस तरह के सवाल उसमें पूछे गए हैं। पेपर में देखो सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई एक तरह से पूछ लिया तो उसी तरह से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक में से कम 50 तरह के हम प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न की प्रकृति है, स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रश्न की प्रकृति चेंज हो जाती है अपने आप ही, ठीक है ना। देखो हमने कहा कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है, तो यहां पर जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति का अंग है नेत्र, ठीक है, जैसे उस व्यक्ति का अंग है नेत्र, अब उस नेत्र में उसके विकार उत्पन्न हो गया है, प्रॉब्लम आ गई मतलब, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं भाई, उसका जो अंग है, नेत्र अंग है, उसमें क्या दिख रहा है आपको, विकार दिख रहा है। तो हमारा विकृत अंग कौन सा हुआ, आंख, नेत्र। तो हमने कहा विकृत अंग में तृतीया लगेगी, तो हमारा जो विकृत अंग है नेत्र, उसमें तृतीया लगा देनी है, ठीक है। तो तृतीया लगा दी तो बन गया नेत्रेण काण है, काणा हो गया। ऐसे ही हमारे यहां पर देखो पैर है, तो पैर में प्रॉब्लम आ गई, तो पैर में विकार उत्पन्न हो गया, तो यहां पर पैर में विकृत अंग है पैर हमारा, तो पैर में तृतीया लगा, पादेन खंज है, खंज यानी लंगड़ा होता है बच्चों। इसके बाद में सिरसा खलवाटे, खलवाटे का मतलब गंजा होता है, गंजा। अब बताओ विकार कहां हो रहा है, विकृत अंग हमारा सिर है, क्योंकि सिर में प्रॉब्लम है, तो सिर में तृतीया लगा दी। यहां पर है कर्णाभ्याम बधिर है, कोई बधिर है कानों से। अब यहां पर बच्चों 2 कान है हमारे, दोनों से है, इसलिए दोनों कानों में प्रॉब्लम है ना, तो दोनों कानों की वजह से हमने यहां पर तृतीया का द्विवचन लगाया, द्विवचन। एक यदि आप लगाओगे तो एक आप लगाओगे कर्णेन, ठीक है, कर्णेन बधिर है, लेकिन हम द्वितीया लगा रहे हैं, दोनों कानों में प्रॉब्लम है, तो आप लिखेंगे रामेण रामाभ्याम। तृतीया में बोल के देखो, रामेण रामाभ्याम, तो रामाभ्याम की तरह आएगा कर्णाभ्याम बधिर है। इस तरह से हमने यहां कर्णाभ्याम लिखा है। तो ये आप समझ गए होंगे सूत्र में क्या मतलब है, सूत्र किस तरह से काम करता है। तो हमारा जो हमारा पूरा शरीर है, ठीक है, इसमें जो भी हमारा विकार वाला कोई भी अंग है, तो उस विकृत अंग को बताने के लिए या विकृत अंग में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। कोई भी हमारा अंग हो सकता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आज का जो हमारा ये चैप्टर था, आज का जो हमारा ये मैटर था, कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हमने सीखा कि भाई तृतीया विभक्ति कहाँ कहाँ पर होती है, मतलब यूं कहें कि हमारा कर्ण कारक क्या होता है, कर्ण कारक के कौन कौन से सूत्र और नियम थे, वो मैंने बहुत सरल करके आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से कोई भी सवाल किसी भी रूप में यदि आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं पुराने पेपरों के सवाल आपको सॉल्व करवा दूंगा। एक बार आपके ये सारे के सारे मतलब टॉपिक क्लियर हो जाएं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि 10 तारीख से पहले पहले आपका संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाए। उसके बाद में जो भी हमारा समय रहेगा हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, आपको प्रश्न बताएंगे, मोस्ट जो पुराने पेपरों में आ चुके हैं उनको आपको सॉल्व करवाएंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी जरूर हमें बताना दोस्तों। और जाते जाते लास्ट में आपको 3 काम करके जाने हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ये तीनों काम बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा आपका खर्च नहीं होने। ठीक है ना। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।